हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 7 रिगार्डिंग विद द रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास उसके कुछ जेडबल नीट के 10th क्वेश्चंस कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे 11 क्या है क्वेश्चन, रीड इट आउट केयरफुली। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अलोंग विद इट्स डायमीटर इज I, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद टेंजेंट ऑफ द डिस्क विल बी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर सोचे डायग्राम सोचे कुछ तो ऐसा है, दिस इज कंसीडर एज ए डिस्क और उसका अलोंग विथ इट्स डायमीटर हमें दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I। मतलब ऐसे कोई भी हम डायमीटर कंसीडर करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग विद द टेंजेंट ऑफ द डिस्क, मतलब यहाँ कहीं पर भी लास्ट ऐसे सरफेस पर ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द डिस्क, तो उसके रिगार्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले तो हमें चाहिए उसकी पैरेलल एक्सिस, मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग विद द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो पहले अब यहाँ पर डायमीटर का हमें I दे रखा है, इसका मतलब along with its diameter the moment of inertia is mr square by 4 और IC होता क्या है, the IC is mr square by 2। ओके, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस का होता है mr square by 2 for the disk और along with its diameter है mr square by 4, ये डायमीटर का होता है। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमें कुछ I दे रखी है ना। और यहाँ पर अगर हमें उसको I के टर्म्स में लिखना है mr स्क्वायर बाई 2 को, हाँ, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इट इज I बाई 2, क्योंकि I जो होगा वो ऐसे mr स्क्वायर बोल देंगे, दैट इज IC, क्योंकि हमें करना है mr स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे mr स्क्वायर बाई 2 करेंगे, देन I इज mr स्क्वायर बाई 2 along with its center मिल जाएगा। ओके, देन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IC प्लस md स्क्वायर mr स्क्वायर, इट इज I बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। ओके, तो अब अगर ये mr स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 2I, इट इज I बाई 2 प्लस 2I, क्योंकि mr स्क्वायर ही जो है यहां पर अब नीचे 2 आ जाएगा, mr स्क्वायर इज 2I, तो इसका एलसीएम ले लो, 4 प्लस 1 5 बाई 2I, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along with the tangent of the disk। ओके, क्लियर। बस यहाँ पर तुम्हें ये चीज कंसीडर करनी है, अगर ये समझ में आ गया फिर तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। चलो नेक्स्ट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स along with its axis I and 2I, if their rotational kinetic energy is same then ratio of their angular momentum, हमें एंगुलर मोमेंटम का रेशियो चाहिए। अगर हम ऐसे लिख दे कि I1 is I and I2 is 2I, then रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम चाहिए हमें L1 अपॉन L2। उसके लिए दे रखा है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम, देन व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये सेम है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2, देन हाफ कैंसल, वी कैन से ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ओके, what about I2? 2I and I.
मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए ओनली 2। और अगर ओमेगा 1/ओमेगा 2 करें दैट इज √2। नाउ रेशियो ऑफ दैट एंगुलर मोमेंटम, दैट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I ओमेगा, I1 ओमेगा 1/I2 ओमेगा 2 कर देते हैं, I1 and I2 I and 2I, तो इसका रेशियो होगा हमारे लिए 1/2। ओमेगा 1/ओमेगा 2 है हमारे लिए √2, so that is 1/√2। then ratio of that angular momentum is 1/√2, क्योंकि ये I और 2I रखोगे तो 1/2 और ये तो हमारे लिए है that is 1/√2। चलो वीडियो पॉज करके ये लिख दो। ओके, सी द नेक्स्ट नंबर 13। डायग्राम कुछ दे रखा है as shown in the figure, the three particles of mass m placed on the each vertices of the triangle of length L, सभी की साइड L दे रखी है। In a plane ABC, the axis passing through A and the perpendicular to the AB, then what is the moment of inertia? Calculate the moment of inertia। हमें moment of inertia चाहिए किसका? तो axis passing through A and which is perpendicularly to the AB, मतलब इस axis के along हमें moment of inertia calculate करना है। ओके, तो इस एक्सिस के मतलब ए से पास हुआ तो ए का जो भी डिस्टेंस है इस एक्सिस से तो 0 हो जाएगा। अब बी का डिस्टेंस इट इज एल और ये सी का एज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो वैसे तो सभी इक्विलेटरल है तो इसको हम डायरेक्टली L/2 बोल सकते हैं, इट इज द हाफ। मतलब हमारे लिए R1 जो है वो 0 हो गया A के लिए, R2 अगर मैं लिख दूं इट इज L एंड R3 जो होगा C के लिए दैट इज L/2। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन से m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर। अब ये तो 0 हो जाएगा, R1 तो 0 है, मास तो वैसे सभी का सेम है, देन m R2 स्क्वायर मतलब L स्क्वायर एंड m R3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर। ओके, then moment of inertia ml square plus ml square by 4, that is LCM लेंगे तो 4 plus 1 5/4 ml square। इसका मतलब the moment of inertia of the axis passing through the A and perpendicular to the AB is 5/4 ml square। क्लियर? चलो अब 14 के लिए the force F acting on a particle having position vector r due to the force torque acting with respect to origin is tau, then what is the relation between as a r tau f and tau? इसका क्या रिलेशन होगा? तो अगर हम सोचे अबाउट द टॉर्क तो फॉर्मूला क्या होती है टॉर्क की? then torque tau is equal to r cross f। ओके, दैट इज RF sin थीटा। चलो अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क? टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी विथ रिस्पेक्ट टू R and F? तो हमने बोल रखा है ऑलवेज द टॉर्क एक्टिंग इज परपेंडिकुलर टू R and F। ये इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन वेक्टर प्रोडक्ट the direction of third vector is perpendicularly to these two vectors। मतलब आप ऐसा बोल दे कि जैसे वेक्टर में हमारा C is equal to जनरल फॉर्म में A cross B and direction of the C is perpendicularly to A and B, तो ये दोनों से परपेंडिकुलर,
मतलब tau is perpendicularly to the r and tau is perpendicularly to the f also. तो यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो ऐसे दो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होता है, मतलब टाउ डॉट आर या आर डॉट टाउ जीरो, तो आर डॉट टाउ जीरो हो सकता है, मतलब ये दो ऑप्शन, ये भी जीरो होगा, मतलब एफ डॉट टाउ इज ऑल्सो जीरो। द डॉट प्रोडक्ट, ये यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, मतलब ये हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, चलो वीडियो पॉज करके ये लिख दो। ओके, सी द नेक्स्ट नंबर 15। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी। यहां पर हमें एज ए सॉलिड स्फीयर दे रखा है, तो ये कोई भी एक सॉलिड स्फीयर और उसका फिर अगर हम बोले कि दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड स्फीयर, तो इसके अलावा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तब इसका जो भी सेंटर है, सेंटर से पास होती एक्सिस का तो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज द आर, मतलब यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I is equal to IC plus MD square। देन हमें दे रखा है सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज 2/5mr² एंड प्लस mr², एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 2 7/5 mr², है ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं कई बार, तो हमें एज ए डायरेक्टली आंसर इसका मिल सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग विद द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओके, सी द नेक्स्ट। द थ्री स्फीयर्स ऑफ मास m placed on the vertices of side L, calculate moment of inertia of the axis passing through any side of the triangle। इसका मतलब अगर आप ऐसा कुछ ट्रायंगल सोचे, तो यहां पर ऐसे थ्री स्फीयर्स दे रखे हैं, ABC ट्रायंगल ऑफ ईच साइड लेंथ L। तो चलो अब हमें पास ऐसे कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। एनी साइड मतलब चलो अब ये साइड कंसीडर कर दे, तो ये इसकी एक्सिस हो गई, तो इस एक्सिस से अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो अगर ये एक्सिस ले हम, तो फिर इसका और इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, बिकॉज इसी एक्सिस से दोनों का डिस्टेंस तो जीरो होगा। जैसे हमने आगे यहां से लिया था, तो ए का उसका डिस्टेंस जीरो, बी का डिस्टेंस लिया था, बट हियर एक्सिस पासिंग थ्रू द एनी वन साइड, अगर ये साइड अगर कंसीडर करें तो इन दोनों का डिस्टेंस इसी एक्सिस से जीरो, तो बाकी कौन सा बचा, यही। तो फिर इस एक्सिस से ये डिस्टेंस हमें चाहिए, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये तो हमारे पास होता है L, ये हो जाएगा L/2, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा, साइड लेंथ L है इसीलिए। देन व्हाट अबाउट द r, ये कितना होगा, तो कर सकते हैं इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन इसके जितना होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, L² इज इक्वल टू r² प्लस L²/4। देन व्हाट अबाउट द r², L² minus L²/4, 4 minus 1 3, it is 3L²/4। then what about the r, √3L/2। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो √3L/2 है। बस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देन I is equal to mr², एक ही बचेगा, देन इट इज m r² मतलब ये होगा 3L²/4, then it is
3/4ml²। चलो तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें ये एक्सिस के अलोंग करना है, तो ये एक्सिस लोगे तो इसका और इसका 0 हो जाएगा, तो यहां से ये डिस्टेंस भी r ही होगा, दैट इज √3l/2। तुम ये एक्सिस लो तो यहां से ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा, है ना। तो कोई भी एक्सिस से कंसीडर करो, डिस्टेंस सेम होगा और एक ही बचेगा। ये एक्सिस लोगे तो इन दोनों का 0, ये एक्सिस कंसीडर करोगे इन दोनों का 0, तो कोई भी ऐसा एक्सिस लोगे एक ही पार्टिकल का बचेगा, एंड दैट इज 3/4ml²। ओके, चलो वीडियो पॉज करके लिख दो ये। Okay, see the next. Calculate the total kinetic energy of the solid sphere of mass 1 kg, the radius 0.1 meter, and moving with 1 meter per second, rolling without slipping। मतलब यहाँ पर दोनों एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला है, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर व्हिच इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन सोचें, तो फॉर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग द टू टाइप ऑफ मिक्स एनर्जी, लीनियर प्लस रोटेशनल, मतलब होगा ½ प्लस ½ अब देखो यहां पर हमें वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड, मास है वेलोसिटी है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़े तो हमें पता है यहाँ पर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, इट इज 2/5mr², एंड ओमेगा क्या होगा, इट इज v/r, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओके, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ½ प्लस हाफ, ये यहाँ पर 2/5mr² और ओमेगा स्क्वायर मतलब v²/r², तो r² कैंसिल। देखो ½ कॉमन निकाल सकते हैं, ½ कॉमन, तो बचेगा क्या, 1 प्लस इट इज 2/5, तो यहां से ½ और v² तो कॉमन आ गया, इट इज 2/5, तो यहां पर क्या होगा 5 + 2 7/5, तो 1/2mv² एंड 7/5। चलो वैल्यूज रख दो सब, मास कितना दिया है 1, वेलोसिटी कितनी है 1, ये तो 1 है, इट इज 7/10 जूल। ओके, 2 और 5 तो है, तो 7/10 जूल। तो ऐसे हम इसको जो भी हमें दे रखा है उस हिसाब से दूसरी क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन 2t³ - 6t²। ऐसे कुछ थीटा का इक्वेशन रिगार्डिंग विद द टाइम कुछ दे रखा है, देन एट व्हाट टाइम द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज 0, मतलब कौन से टाइम पर टॉर्क 0 होगा। हमें थीटा दे रखा है, टॉर्क 0 कब होगा ये पूछा है, तो टॉर्क की इक्वेशन क्या है, वैसे तो टॉर्क की बहुत सारी इक्वेशंस है, जिसमें हम ले सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा, और उसका और डिफरेंशिएशन करें तो अल्फा हो सकता है। और टॉर्क हमें 0 बोलना है, एट व्हाट टाइम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट 0, अगर टॉर्क 0 ले ले तो टॉर्क कब 0 होगा, व्हेनेवर अल्फा इज 0। मतलब बोल सकते हैं टॉर्क टाउ इज 0 व्हेन अल्फा इज 0, तब अल्फा कर सकते हैं हम यहां से इजीली, इट इज 2t³ - 6t²। चलो अगर ओमेगा करें देन इट इज dθ/dt, जस्ट टेक द डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 6t² -
12t। ओके, चलो अब करना है अल्फा, देन इट इज d ओमेगा अपॉन dt। तो ये हो जाएगा 12t माइनस 12 और ये 0 बोल रखा है हमने, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 12t इज इक्वल टू 12t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद एज ए टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी 0 हो जाएगा whenever its displacement like this, angular displacement like this, क्योंकि जब उसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा देन टॉर्क विल बी 0 एट 1 सेकंड हम बोल सकते हैं। ओके, चलो वीडियो पॉज करके ये लिख दो आंसर। ओके, see the next. Initially the two particles are stationary, both are moving towards to each other with velocity v and 2v due to the internal force acting between them. Then what is the velocity of center of mass? देखो यहाँ पर क्या बोला, इनिशियली टू पार्टिकल्स आर स्टेशनरी। अगर ये और ये हम कंसीडर करें स्टेशनरी है इनिशियली, तब उसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर उसकी भी वेलोसिटी 0 ही होगी, क्योंकि जब टू पार्टिकल स्टेशनरी है तो सेंटर ऑफ मास भी स्टेशनरी रहेगा, देन वेलोसिटी इज 0। अब एक जो है वो v से आ रहा है, दूसरा जो है वो 2v से आ रहा है, तब व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? लेकिन यहाँ पर बोला है द फोर्सेस एज एन इंटरनल फोर्स, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 ही रहेगा। ओके, अगर यहाँ पर हमें ये कंडीशन नहीं दे रखी है कि इनिशियल फोर्सेस, सिर्फ ऐसे डायरेक्टली बोल रखा है कि मूविंग टुवर्ड्स v एंड 2v, तो एक वेलोसिटी हम पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव कंसीडर करके हमें फॉर्मूला लगाना पड़े, लेकिन इनिशियल स्टेशनरी बोल रखा है और इंटरनल फोर्सेस है, देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इनिशियल एंड आफ्टर सेम, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आफ्टर आल्सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, नो चेंज, वो वहीं पर ही रहेगा। ओके, चलो नंबर 20, वन रॉड ऑफ मास m and length l is bent from midpoint at right angle। मतलब अगर हम सोचे कि ये कोई भी एक रोड है हमारा जिसका मास m है और लेंथ इसकी l है, इट इज बेंट फ्रॉम मिड पॉइंट एंड राइट एंगल, मतलब यहां से इसको हम ऐसे राइट एंगल में टर्न कर देते हैं, तो ऐसा कुछ अगर हम यहां से ऐसे देख ले तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये हो गया राइट एंगल। Then calculate the moment of inertia of the axis passing through the midpoint, मतलब अब ये जो मिड पॉइंट है उसका वहां से एक्सिस पास हो और उसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये हो जाएगी लेंथ l/2, मास m/2, दिस इज आल्सो लेंथ l/2, मास m/2। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कोई भी रोड है, हाँ, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग विद द एनी एज ए साइड ऑफ द लेंथ, इसका भी ऐसे होगा कि ये जो लेंथ है उसकी कोई भी साइड, तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड एक्सिस पासिंग थ्रू द एनी वन साइड ऑफ द रोड इज ml²/3। याद करो, है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, द एक्सिस पासिंग थ्रू द एनी वन साइड ऑफ द रोड इज ml²/3। ये हमारा एक एग्जांपल है, याद नहीं है तो देख लेते। अगर l लेंथ है, मास m है, तो कोई भी एक साइड से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसके सेंटर से होता है ml²/12, लेकिन एनी वन साइड ml²/3, तो कुछ ऐसा ही हो गया यहाँ पर। तो 2 है तो दोनों का ऐड हो जाएगा,
मतलब व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोल देंगे I1 प्लस I2। तो इसका क्या होगा m मतलब m/2, l स्क्वायर मतलब l²/4, n/3 हो जाएगा ना, क्योंकि ml²/3 है। तो सेम थिंग m/2 l²/4/3। ओके, तो ये जो भी है उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एडिशन कर दे हम तो डबल हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक का ही डबल मतलब मास कैंसिल मतलब 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12, मतलब इट इज ml²/12, और वो हो गया उसके मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तक का तो हमें मालूम है कि किसी का भी ऐसे रोड के सेंटर से व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12, तो यही हो गया। अब राइट एंगल है या कोई भी एंगल से तुम बेंड करो, बस मिड पॉइंट से बोल रखा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12, जो है वही। ओके, चलो वीडियो यूज करके लिख दो, ये कंप्लीट कर दो।